नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और आज बात करेंगे वापसी जरूरी या मजबूरी। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले जिन नेताओं को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए निलंबित किया था, अब उनकी घर वापसी का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। पार्टी ऐसे नेताओं से लिखित माफीनामा लेकर और सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने की शर्त पर निलंबन खत्म कर सकती है। इन नेताओं के कामकाज और पार्टी के प्रति योगदान को लेकर जिला अध्यक्षों से भी प्रतिवेदन लिया जाएगा। माफीनामे के साथ यदि जिला अध्यक्ष भी निलंबन खत्म करने की सिफारिश करते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले सागर से प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुशील तिवारी को हटा दिया गया है। इस मामले को प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भी गंभीरता से लिया और स्पष्ट कर दिया कि अनुशासनहीनता और गलत बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इन सब के बीच एक सवाल है कि क्या जिन्होंने बगावत की उनका कहीं और समर्थन का डर बीजेपी को है, या फिर निकाय चुनाव में नाराज हुए कार्यकर्ताओं को मनाकर तैयारी विधानसभा चुनाव की है, या फिर कुछ और। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भाजपा पहले कार्यवाही करती है 6-6 साल के लिए, और आज भाजपा ने देख लिया है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए मजबूरी के अंदर सरफुटब्बल और गुटबाजी को दूर करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं कि भाई वापस आ जाइए। तो दीपक जोशी जी के भी आगे पीछे थे, लेकिन क्या रोके दीपक जोशी? जिसको नहीं रोकना है, वो कितना ही निलंबन समाप्त हो जाए, वो जनता के मन को भाप चुके हैं नेता, और अब बीजेपी के साथ में खड़े होने जैसा रिस्क वो नहीं लेने वाले हैं। खड़े भी होंगे, जनता जमानत जब्त कर देगी। आने वाले समय में इसका जनता साफ तौर की फैसला करेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नियमों मर्यादाओं में रहकर देश के साथ चलना चाहता है, उसी के लिए तो ये दल बना है। एक ही तो दल बचा है साहब, भारत की जनता की पार्टी के लिए, भारत की जनता के लिए एक ही पार्टी है, तो आने दो लोगों को। क्या चलिए, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब मान मुनव्वल की बात हो रही है, अब ये मान मुनव्वल कह लीजिए या ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं एक माफीनामा लिया जाएगा और उसके बाद जिलाध्यक्ष के से बात की जाएगी। यदि वो कह देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। यानी जो बगावत करके गए थे निकाय चुनाव में या जो रूठे थे, उन्हें मनाने की बात हो रही है। क्या है, किस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं या बीजेपी करना चाहती है, बहुत कुछ है, या बीजेपी ही स्पष्ट करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये लग रहा है और ये सवाल भी यहां पर उठा है कि क्या आने वाले चुनाव की तैयारी है, इसलिए जो नाराज थे उन्हें वापस से समझा लिया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि कहीं और समर्थन कर गए या चले गए तो फिर कहते हैं ना कि एक कुनबा घटेगा दूसरे का बढ़ेगा, और इलेक्शन के टाइम पे ये अक्सर देखने को मिलता है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ राजावत हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले शिवम जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बात कहां से आई कि जो लोग बगावत करके गए थे उन लोगों से हम माफीनामा लिखवा लेते हैं, और यदि वो लोग सशर्त आते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो उनका हम वेलकम कर लेंगे। इसके पीछे की कोई खास वजह? क्योंकि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत कार्यकर्ताओं की एक फहरिस्त भी है, फिर उनको आज ये मनाने की बात हो रही है या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक कार्यकर्ता आधारित दल रहा है। हमारे दल ने जितना भी इस देश में विस्तार पाया है, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी जो एक ख्याति को स्थापित किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत ही एक सबसे महत्वपूर्ण वजह रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब नगरीय निकाय जैसे चुनाव होते हैं, उसमें बूथ स्तर से लेकर के कहीं ना कहीं जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि वह भी चुनावी जो यह राजनीति है उसमें अपना भाग्य आजमाएं। और कई बार पार्टी हर कार्यकर्ता को उस रूप से टिकट नहीं दे पाती है, और उस स्थिति में कई सारे कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के दबाव में या इत्यादि कारणों से कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत करने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह भी मानना है कि एकमात्र गलती की वजह से किसी भी व्यक्ति का पूरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो जाना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने पार्टी को इस स्तर तक लाने के लिए इतने वर्षों में इतना संघर्ष किया है, उसको भी सम्मान देना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। और उसी दृष्टिकोण से आज जबकि चुनावों के मुहाने पर हम खड़े और हमारा कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आधिकारिक तौर पर कार्य करना चाहते हो, ऐसी स्थिति में पार्टी उन तमाम आवेदनों की कहीं ना कहीं स्क्रूटनी कर रही है। जो लोग वापस से पार्टी में आना चाहते हैं उनको कहा गया है कि आप एक लिखित में कहीं ना कहीं माफीनामा पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक सौंपिए, और उसके अतिरिक्त उनको यह भी कहा गया है कि आप सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करिए कि आपने जो गलतियां की थी उनको नहीं दोहराएंगे। और पार्टी उसके बाद जिला अध्यक्षों और आदि पदाधिकारियों से कहीं ना कहीं प्रतिवेदन लेने के बाद इन चीजों पर विचार करेगी कि किस कार्यकर्ता को हमें वापस लेना है। इस बीच यह भी
देखा जाएगा कि उन कार्यकर्ताओं ने पार्टी में आधिकारिक तौर पर न रहते हुए आखिर पार्टी के लिए क्या काम किए या किस रूप में वह हमारे राजनीतिक विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर हमारा दल और हमारे संगठन के नेता इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि हम किन कार्यकर्ताओं को वापस लेना चाहते हैं और किन कार्यकर्ताओं को हम कहीं ना कहीं उनको अपने दल में अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इन लोगों को यदि बुला लेते हैं या इन लोगों से बात हो जाती है, क्या इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को अलग से? मैं ये बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि देखिए, पहले बगावत हुई, यदि निकाय चुनाव के दौरान इन लोगों की बात को माना जाता, बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि उनसे संबंधित किसी को टिकट नहीं मिला होगा या उनको नहीं मिला होगा या उनकी कोई और समस्या होगी जिसे सुना नहीं गया होगा, तभी तो बगावत करके गए हैं। तो आज यदि हम उनको वेलकम कर रहे हैं या बुला रहे हैं या इस प्रोसेस से निकल रहे हैं, तो क्या एक रोकने की कवायद है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी नहीं आए तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस को जाके समर्थन करें या पार्टी में शामिल हो जाएं? देखिए, सबसे पहली मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक पूर्णतः कार्यकर्ता आधारित दल है। इसमें एक एक कार्यकर्ता का हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्व है और हम किसी भी कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहते हैं जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस जैसा सिस्टम नहीं है कि जो जाना चाहते हैं उनको मोटर से छोड़ करके आए। अगर कोई व्यक्ति पार्टी के लिए अपने समय, अपने संसाधन और अपने सामर्थ्य को कहीं ना कहीं व्यय कर रहा है तो उसको उस रूप में पार्टी मान सम्मान देगी। एक एक रूठे हुए कार्यकर्ता को मनाना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुनिश्चित करता है। दूसरी चीज आपने कही कि क्या हमें इस बात का भय है कि वह कांग्रेस पार्टी को जाकर के समर्थन देंगे। देखिए, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विचारों से उत्प्रोत है वह इस दल के अतिरिक्त कहीं और जा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अनाधिकारिक रूप से तो वह पार्टी के लिए कार्य कर ही रहा है और उस स्थिति में ही वह सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने के लिए तैयार होगा, एक अपॉलॉजी लेटर प्रदेश कार्यालय को लिखेगा और जिसके बाद हम उसको विधिवत अपने दल में वापस से शामिल करा लेंगे। तो यह तो एक प्रक्रियाबद्ध चीज है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, निकाय के चुनावों में यह चुनाव काफी स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं। कई बार कार्यकर्ता किसी रूप से किसी लोकल नेता से नाराज रहता है और वह उस बृहत्तर विचार को नहीं त्यागना चाहता है जिसके लिए वह काम कर रहा है। तो उस स्थिति में इन कार्यकर्ताओं को वापस लेना, उनको वापस से एकोमोडेट करना, यह हमारे राजनीतिक संगठन का विचार है, उसका निर्णय है और जिसको आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम एक एक कार्यकर्ता के आवेदन को कहीं ना कहीं उस पर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद उनको इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि हम किस रूप में उनको दल में वापस लेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने कहा है कि ये पूरी एक प्रोसेस इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास लोग नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी हो गई है, सिर फुटवल जैसी स्थिति हो गई है, इसलिए उनके लिए ये मजबूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा आपको भी मालूम है विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम एक एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके हिस्से का मान सम्मान दे। एक भी हमारा कार्यकर्ता इस बात को महसूस न करने पाए कि आज जब दल बड़ा हो गया है, जब कई सारे लोग इस दल में आ गए हैं, तो उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक लेकर के आए। उस स्थिति में हमारा दल प्रयास कर रहा है कि हम हर किसी से बात करेंगे, रूठे हुए लोगों को मनाएंगे, जो लोग वापस आना चाहते हैं उनके आवेदनों पर विचार करेंगे। तो यह तो एक किसी भी सतत प्रगतिशील राजनीतिक दल के लिए एक प्रक्रिया मात्र है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी वह कांग्रेस पार्टी सिर्फ फुटबॉल की बात कर रही है जिसके जो प्रादेशिक नेता थे वह आज कमलनाथ जी के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। चाहे वह अजय सिंह राहुल हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, यह लोग लगातार इस बात को रेखांकित करते हैं कि कमलनाथ जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। वहीं कमलनाथ जी के समर्थक आप लगातार देखेंगे उनको अवश्य भावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री इत्यादि उपमाओं से सम्मानित करते हैं, जबकि इनके तमाम नेताओं ने इन चीजों का खंडन किया है। तो गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी की सतह पर दिख रही है। हमारा नेतृत्व तो बार बार बोल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ चुनावों में उतर रहे हैं। अगर इनका कोई नेता इस बात को बोल रहा है कि कमलनाथ जी को हम चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो यह एक प्राथमिक अंतर आप इन बयानों से ही समझ लेंगे किस पार्टी में कितनी गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में पूरे नेता एकजुट होकर के एकमात्र कमल के निशान को विजयी बनाने के लिए पूरी संघर्ष के साथ इन चुनावों में उतरेंगे और इसका सकारात्मक परिणाम आप जब उस रूप में देखेंगे जब 2023 में एक बार पुनः हमारी सरकार आएगी और माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सिद्धार्थ जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। शिवम, आप ही के साथ इस चर्चा को मैं जारी रखूंगी। देखिए, अब क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा, कांग्रेस क्या सोचती है, क्या करती है, ये बात उन्हीं से मुझे पूछनी थी, बट फिलहाल वो कनेक्ट नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आज बहुत सारी बातें की जा रही हैं। आज क्योंकि इलेक्शन है तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजों के लिए एक संदेश देने की भी कोशिश है। अच्छा, अभी हाल ही में एक
अभी भी मैंने जिक्र किया था अपनी चर्चा में कि एक जो पत्र था काफ़ी वायरल हुआ और महापौर पति हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी करी, ऐसी बातें कही हैं वीडी शर्मा के लिए, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसको गंभीरता से लिया गया है, निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता भी गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों हैं? ये नाराज़गी की बातें कहाँ से आती है? क्या किसी पर कोई छीटाकशी ऐसे ही कर देता है या फिर संगठन सुन नहीं रहा है तब ये बात हो रही है? देखिए, दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति पार्टी का कोई पदाधिकारी है और विशेष करके जबकि वह प्रदेश का पदाधिकारी है, तो इस रूप में अपमानजनक टिप्पणी करना माननीय प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, उन चीजों पर सोशल मीडिया की अफवाहों के आधार पर इन चीजों को प्रसारित करना, क्योंकि जब पार्टी का कोई ऑफिशियली डेजिग्नेटेड व्यक्ति इस प्रकार के बयानों को फॉरवर्ड करता है तो उससे एक बृहत्तर कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है कि शायद यह चीज आधिकारिक हो और उससे एक आपाधापी की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार की चीजों को भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखती है और इन चीजों पर जो हमारे प्रदेश की अनुशासन समिति है वह विचार करती है। इस प्रकार का मामला उसके समक्ष रखा जाता है, उनसे प्रतिवेदन मांगा जाता है जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया है, और उसके बाद उनका जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में वह चाहे जो भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। किसी भी संगठन में एक अनुशासन को कायम रखने के लिए हमारे यहाँ कांग्रेस जैसा सिस्टम नहीं है कि किसी नेता के समर्थक आकर के नारेबाजी के करने के माध्यम से अपने नेता को प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जैसे पदों तक पहुंचाते हैं। यहां पर हमारा नेतृत्व, हमारा विधायक दल जिसको भी नेता निर्वाचित करता है वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नेता होता है। प्रदेश अध्यक्ष की बात होगी तो हमारा नेतृत्व जो भी दिल्ली का है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वह इन चीजों पर विचार करेगा कि यहां पर कौन हमारा नेता होगा। इस प्रकार से सोशल मीडिया पर दबाव बनाना, इस प्रकार की चीजों को प्रसारित अगर कोई व्यक्ति करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर हमारी पार्टी लगातार कार्रवाई करने का काम करेगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोले राखी जी। सिद्धार्थ जी बहुत एक ऐसी बात आज चल पड़ी है क्योंकि कहा जा रहा है कि माफीनामा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब ये जरूरी है या मजबूरी है या कुछ है, लेकिन शिवम जी ने भी, आप क्योंकि कनेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं कि देखिए जो आना चाहते हैं, जिन्होंने बगावत की थी, यदि वो सशर्त माफी मांगते हैं, आना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है और निश्चित तौर पर और ज्यादा देखा जाएगा कि वो कितने उन्होंने काम किया इलेक्शंस में, कितने वो जुड़े हुए थे, उसके बाद उनको तवज्जो दी जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है, इस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आई हैं। क्या ऐसा लगता है कि गुटबाजी है या फिर ये डर बीजेपी को हो सकता है कि उनके जो लोग हैं वो चले ना जाएं कांग्रेस में? हालांकि शिवम जी डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। राखी जी, जिनका इतिहास ही माफी मांगने का हो, जिनके पूर्वजों ने हमेशा अंग्रेजों से माफी मांगी हो, तो ये तो इनका परंपरा में है और ये परंपरा है वो कायम रखे हुए हैं। सावरकर से 6-6 बार माफी मांगने वाले ये तो माफी मांगेंगे ही, और माफी इसलिए मांगेंगे क्योंकि इनके डीएनए, इनके ब्लड में ही है माफी मांगना। अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं और अभी कुछ और गद्दार और चाटुकार लोग और जाके तलवे चाट रहे हैं उन्हीं के, अंग्रेजों के गुलामों के। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है माफी मांगना। सावरकर ने 6 बार मर्सीनामा लिखा था, तो इनके मैनिफेस्टो में है ये चीज तो कि माफी मांगो, आगे चलो, जनता के संग छल करो, पाप करो, फिर माफी मांगो, फिर ठगो, राम राम जपना पराया माल अपना। किस प्रकार आप देखिए, महाकाल को नहीं छोड़ा, कालों के काल महाकाल को ठग लिया इन ठगों ने, 80% की सरकार वालों ने। ये क्या बात करेंगे? तो अब तो माफी मांग के किसी एन केन प्रकार में जनता के बीच में इनको भेजना ही है। और ये बात कर रहे थे गुट की नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और एक भ्रष्ट भाजपा, 4-4, 5-5 भाजपा इनके अंदर है, 80% की भाजपा चल रही है। सिद्धार्थ जी एक बात बताइए मुझे, जिस तरीके से, क्योंकि इलेक्शन है, निकाय चुनाव जब हुआ था तो चाहे बीजेपी से बगावत वाले हों या कांग्रेस में कुछ नाराजगी वाले रहे हों, कई बार कुछ लोगों ने ऐसे फैसले भी लिए कि अब हमें नहीं रहना क्योंकि हमारी नहीं सुनी गई। तो बीजेपी तो ऐसे लोगों से सशर्त माफीनामा जो लोग लेगी और उसके बाद उनका वेलकम वापस कर लेगी। क्या कांग्रेस का भी ऐसा कुछ है आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए, कांग्रेस की एक कार्य प्रणाली रहती है, 6 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है और 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के बाद ही उनको लेते हैं। और हमारे यहाँ निरंतर, आप एक भी बता दीजिए जिसको वापिस लिया हो। हाँ, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस के तहत वो अपना जवाब देता है। जवाब अगर संतोषजनक होता है तो एक बार उसकी सुनवाई होती है। ठीक है शिवम जी। देखिए, मैं पहली बात कहना चाहूँगा, वह लोग जो अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं एक गठजोड़ करके इस देश को जिन्होंने बांटने का काम किया है, वह जो स्वतंत्र वीर हैं वीर सावरकर जी, उनके बारे में इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। और इन्हीं टिप्पणियों का नतीजा है कि आज इनका दल कहीं ना कहीं पूरे देश में धीरे धीरे अप्रासंगिक हुआ जा रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस देश की रही हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से जो स्वतंत्र वीर वीर सावरकर जी की राजनीति या फिर जो उनका स्वतंत्रता में योगदान था उसको एड्रेस किया था, उस
चीज के लिए उनको एक जो कंडेम्नेट लेटर हम बात करते हैं उसको जारी किया था। इस चीज को समझना चाहिए। जो लोग आज जो इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को ढोने का दावा करते हैं तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस प्रकार से पत्र लिख रही है, उनके हित में पोस्ट कार्ड जारी कर रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी की या इटली के मूल के लोग, जिनकी मिक्स्ड ब्रीड के जो लोग हैं, वह इस प्रकार से इस देश के, इस अपनी मिट्टी के स्वतंत्र वीरों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, राजावत जी लगातार मेरी राजनीतिक कई परिचर्चाओं में यह लगातार इस बात को रेखांकित करते रहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार करके आया, मैं तो, इन्होंने मुझे अबोध बालक जैसी उपमा से संज्ञानित किया था। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं तो हो सकता है कि राजनीतिक रूप से अभी उतना ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन राजावत जी तो उम्र के इस पड़ाव में अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे, जिनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप आज इनकी पार्टी कहीं ना कहीं एकदम से अप्रासंगिक हो गई है। तो राजावत जी को जवाब देना चाहिए कि यह कुछ वर्षों पूर्व अन्ना हजारे के साथ क्या कर रहे थे। क्या इनका भी मानना था कि लोकपाल बिल बनना चाहिए? क्या इनका भी मानना था कि इस कांग्रेस की सरकार ने 2G 3G जैसे घोटाले किए हैं? क्या इनका भी मानना है कि अगस्ता वेस्टलैंड में इस प्रकार से धांधली की गई थी? यह सब चीजों का जवाब राजावत जी देने का काम करें। इस प्रकार से इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना जीवन अर्पित कर देने वाले लोगों के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करना, आरोप लगाना और इस प्रकार से तरह तरह की बातें करना, यह अपने आप में अपमानजनक चीज है और बात विषय पर होनी चाहिए। इनके कांग्रेस पार्टी में मैं आपको अनेकों ऐसे प्रकरण बता सकता हूं जिन लोगों को निष्कासित किया गया था और आज वह बदस्तूर काम कर रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह का इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। तो यह तो इस प्रकार की बातें करे ही नहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बात है यहाँ पे शिवम, क्योंकि सिद्धार्थ जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो वो तो जवाब अब देने से रहे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बात है, सवाल देखिए इस पूरी चर्चा में घूम फिर के वहीं आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल कौन गया, किससे माफीनामा होना है, कांग्रेस क्या उन लोगों को बुलाएगी, यदि नहीं बुलाएगी तो वो इस तरह से छीटाकशी क्यों कर रही है, पक्ष विपक्ष है, नोकझोंक होती रहेगी। लेकिन ये स्थितियां आती क्यों हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है ये बात बिल्कुल सही है कि सब लोग सब चीज से खुश नहीं हो सकते, लेकिन जब बगावत करके चले जाते हैं, जब निर्दलीय चले जाते हैं, उसके बाद भी एक टाइम बाद उनकी वापसी हो जाना, फिर उनका माफी मांगने आ जाना, क्यों? क्या विश्वास नहीं होता अपने संगठन पार्टी पर? देखिए, दो तीन चीजें हैं। कार्यकर्ता जो लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है उसके ऊपर कई बार समर्थकों का दबाव रहता है कि वह राजनीतिक दल से बगावत करके चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि हम इस प्रकार की किसी अनुशासनहीनता को टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन अब जो कार्यकर्ता वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, उसको थोड़े समय बाद अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हमने अपने दल की जो मान्यताएं हैं उनको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया, हमने अपने राजनीतिक विचार को नुकसान पहुंचाने का काम किया, और उसके पश्चात प्रदेश कार्यालय में कहीं ना कहीं पत्र लिख करके इस चीज के लिए माफी मांगते हैं और चाहते हैं कि उनका पार्टी से जो निष्कासन है उसको वापस ले लिया जाए, वह पुनः से पार्टी के हित में, हमारे विचार के हित में कार्य करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में सुनवाई करना, उनकी बातों को सुनना, उनका एक प्रतिवेदन तैयार करवाना, इस प्रकार की चीजों करना हमारे दल का कर्तव्य है। यह महत्वपूर्ण बात है। अगर स्थानीय स्तर पर कोई कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा था, हो सकता है कि हम दो कार्यकर्ताओं के बीच हमें चुनाव करना पड़ा हो और हम दूसरे वाले कार्यकर्ता को टिकट न दे पाए हो, लेकिन वह कार्यकर्ता जिसने नगरीय निकाय में भले पार्टी के विरुद्ध जाकर के चुनाव लड़ा या कोई पार्टी के जो अनुशासन था उसके विपरीत गया हो, लेकिन वह विधानसभा के चुनावों में, राष्ट्रीय चुनावों में वह चाहता है कि इस देश, इस राष्ट्र की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज रहे और वह उसके हित में अपना योगदान दे पाए। तो ऐसे संघर्षशील और मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को हमारा दल निरंतरता के साथ स्क्रूटिनाइज करता रहेगा और हम उनको अपने दल में वापस लेंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आप एक बात समझ लीजिए, इनका कार्यकर्ता अनुशासन विहीन है। इनके यहां यह जो राजावत जी भी 6 साल वाली बात कर रहे थे, मैं आपको अनेकों ऐसे उदाहरण दे दूंगा जिनको 6 साल के निष्कासित किया था और आज वह कांग्रेस में महनीय पदों पर बैठे हुए। तो ये लोग इस प्रकार की अपमानजनक बातें तो करें नहीं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से कार्यकर्ता आधारित दल रहा है और हम लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लेते रहेंगे और यह भी उसी का एक प्रक्रिया मात्र है। चलिए शिवम, एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि निश्चित तौर पर बात माफीनामे की हुई है, वापसी बुलाने की हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, कांग्रेस में भी तमाम चीजें होती हैं। एक महत्वपूर्ण बात इन सबके बीच, क्योंकि ये इलेक्शन से जुड़ी हुई प्रोसेस ही मुझे लगती है, तमाम चीजें हो रही हैं फिर से। जो एक इलेक्शन में बगावत हुआ था, दूसरा इलेक्शन आ रहा है, उसमें मान मनोवल की बात हो रही है, माफी की बात हो रही है, और यह होता है अक्सर इलेक्शन के टाइम। लेकिन हम यदि एक मध्य प्रदेश की एक स्ट्रैटेजी देखें, यहां की पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, तो निश्चित तौर पर मुद्दे बहुत प्रभावी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ग्राफ हो सकता है अपनी जगह पर, लेकिन कांग्रेस भी 2018 में जिस तरीके से एक बड़े बदलाव के साथ आई थी, फिर जो हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है 200 सीटें, कांग्रेस ऑलरेडी ये क्लियर कर चुकी है कि 150 सीटें। तो मुझे लगता है ये
अपनी तरफ से 50 कम जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक चुनौती बनकर फिर से देखिए, सामने मैं दो आ रहे हैं। तीन बातें कहना चाहूंगा। 2018 के चुनावों की आपने बात की, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारा देश जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं, जिसमें यह सिद्धांत चलता है whosoever has passed the post first he will get to represent the people। और अगर आप उस बिना पर नहीं देखते हैं, अगर आप इसको दूसरे रूप में देखें, 2018 का जनादेश की आप विवेचना करें तो 40.9% वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आए थे और लगभग 41% वोट भारतीय जनता पार्टी को आए थे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी थी। यह तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार हमको इस चीज का फायदा और नुकसान उठाना पड़ता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती है। दूसरी चीज आप इस बात को समझ लीजिए, पिछले 2003 से और 2018 और या 2023 के मध्य प्रदेश की अगर आप तुलना करेंगी तो आप पाएंगे कि कोविड जैसे विभत्स संकट के बावजूद भी मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार कहीं से थमने नहीं पाई है। अभी पिछले वर्ष का जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ही मध्य प्रदेश लगभग 20% पर ईयर की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि देश में सबसे अव्वल है। कृषि की आप बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, सामाजिक न्याय की बात करिए, हेल्थ सेक्टर की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना 100% डिलीवर करने का प्रयास नहीं किया हो। लेकिन कांग्रेस का 150 सीटों का जो दावा है उसके पीछे क्या तथ्य है कि हमारी सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको भावी मुख्यमंत्री लिखना शुरू कर, कोई दल इस बिना पर भी कभी 150 सीटें ला पाया है नहीं। उसके लिए दो चीजें बेहद आवश्यक हैं। एक, आपकी जो सरकार है उसको डिलीवर करके दिखाना चाहिए, जनता को यह बात नीचे तक जानी चाहिए कि यह जो सरकार है जनहितैषी सरकार है और लोगों के हित में लगातार काम करे। दूसरा चीज, संगठन के स्तर पर लगातार उस दल को इतना सशक्त होना चाहिए, उसका कार्यकर्ता उत्साहित होना चाहिए और जमीन तक पहुंचा होना चाहिए। हमारा आज लगभग हर 40 वोटरों पर हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश स्तर हो, जिला स्तर हो, संभाग स्तर हो, अंचल मंडल, हर स्तर पर हमारा कार्यकर्ता आज मजबूती के साथ डटा हुआ है। वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेके जाएगा, मतदान करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक महाजन संपर्क अभियान चल रहा है लोकसभा में, जिसमें दिल्ली से नेता प्रभारी बन के आ रहे हैं, लोकसभा क्षेत्रों में वह प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों को भारतीय जनता पार्टी निरंतरता के साथ कर रही है। कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, अपने शीर्ष महलों में बैठ करके दावा कर रहे हैं कि हम 150 सीटें लेके आएंगे। इनके राष्ट्रीय नेता जो कहीं ना कहीं, कल एक इनके नेता स्मृति ईरानी जी से पूछ रहे थे कि सांसद मिसिंग है, और उनके खुद के नेता तो दिल्ली अमेरिका गए हुए हैं। जिस नेता को इतनी बुरी पटखनी अमेठी की सीट पर देखने को मिली हो, वह नेता इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीट पर आकर के मध्य प्रदेश के बारे में दावे कर रहे हैं। आपसे अपनी लोकसभा सीट तो देखी नहीं गई, आप मध्य प्रदेश की तासीर को क्या समझेंगे? मध्य प्रदेश का वोटर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है और उसी रूप में मतदान करेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी वैसे ही कांग्रेस, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, काम करने का तरीका है, कैसे जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों पे जाना है, ये अपनी अपनी एक विचारधारा और अपनी अपनी प्लानिंग का हिस्सा है। खैर, ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल तो जो ये बात हो रही थी कि जो चले गए हैं, जो आ रहे हैं, उनको कैसे लाना है, उनको कैसे अब हमेशा के लिए बांध के रखना है, दोनों ही चीजों में हो सकता है आने वाले समय में हमें कांग्रेस में भी देखने को मिले, हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी भी कुछ देर के लिए जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। ये वापसी थी, जरूरी था, मजबूरी थी कुछ और, लेकिन निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता क्या निर्णय लेकर आती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।